रास्ते भी ज़िद्दी हैं, मंजिलें भी ज़िद्दी हैं। रास्ते भी ज़िद्दी हैं, मंजिलें भी ज़िद्दी हैं। तुम्हारा कल जो होगा वो अच्छा ही होगा। तुम्हारा कल जो होगा वो अच्छा ही होगा, क्योंकि तुम्हारे हौसले भी ज़िद्दी हैं। नमस्कार, टारगेट AIPGT में आपका स्वागत है। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं चरक सूत्र का चौथा अध्याय, जिसका नाम है षड्विरेचन शतास्त्रियम अध्यायम। आपने जैसे पहले 2 चैप्टर पढ़े थे, जैसे चरक सूत्र 2 अध्याय जिसका नाम था अपमार्ग तंडुलीय अध्याय, वो वह था अंत परिमार्जन। और जो हमारा तीसरा अध्याय था चरक सूत्र का आरकबद्धी अध्याय, वो था हमारा बही परिमार्जन। और यहाँ पे आचार्य चक्रपाणी ने हमारे चौथे अध्याय को उभय परिमार्जन की संज्ञा दी है। यहाँ पे आपको कुछ शब्द सुनने को मिलेंगे, उनके अर्थ क्या हैं वो थोड़ा सा देख लीजिए। आगे जाके एक एग्जाम्पल के तौर पर दोबारा इसे रिमाइंड करेंगे। तो आश्रय का अर्थ क्या होता है? पार्ट मोस्ट यूजफुल फॉर विरेचन। यहाँ पे विरेचन का अर्थ आपका दोषों को बाहर निकालने से है। इसमें आपके वमन और विरेचन दोनों ही आ जाते हैं। यहाँ पे कषाय का अर्थ रॉ ड्रग होता है। कषाय कल्पना का अर्थ द फॉर्म इन विच रॉ ड्रग मेड एडिबल टू द पेशेंट। अब हम आते हैं तीसरे श्लोक पर। तीसरा श्लोक क्या कहता है? यह खलु षड विरेचन शतानी भवंती। यहाँ पे हम 600 विरेचन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। षड विरेचन आश्रय, विरेचन के आश्रय हैं 6। पंच कषाय योन्य, कषाय की योनि है 5। पंचविध कषाय कल्पनम, कषाय कल्पना है 5। पंचाशन महाकषाय, महाकषाय कितने हैं? 50। पंच कषाय शतानी इति संग्रह, और टोटल कषाय कितने हैं? 500। अब हम इनके नंबर्स देखने जा रहे हैं और योगों के नंबर देखने जा रहे हैं। जिन्हें श्लोक याद रहता है वो श्लोक याद करें, जिन्हें श्लोक याद नहीं रहता वो हिंदी में से याद कर सकते हैं। आप जैसे देख सकते हैं कि वमन के योग हमारे पास हैं 355 और विरेचन के योग हमारे होते हैं 245। वमन योग में ये हमारे षडवामक हैं, ठीक है। षडवामक को एक ट्रिक है, इसे आप ऐसे यहाँ पे वत्सक है, इसको कुटच भी बोला जाता है, ठीक है। तो मान लीजिए यहाँ पे कुटच है, जब हम फर्स्ट चैप्टर में पढ़ते हैं वहाँ पे कुटच लिखा हुआ है, यहाँ पे उसका पर्याय वत्सक लिखा हुआ है। तो ऐसे याद कर सकते हैं म ज ई, म ज ई के कु मतलब कुटज कृत धर्म, म ज ई के कुकृत धर्म। जैसे हम किस ऐसे बोलते हैं ना उसके कुकर्म वगैरह, तो इससे आप याद रख सकते हैं म ज ई के कुकृत धर्म। तो मदन, म से मदन फल 133, जी मुतक 39, इक्ष्वाकु 45, कु से मतलब कुटज अर्थात वत्सक 18, कृत से कृत वेधन 60 और धार्मगव भी 60। दोबारा बता देता हूँ, मजई के कुकृत धर्म। विरेचन योग है हमारे 245, जिसमें से श्यामा त्रिवृत के हैं 110 योग, चतुरंगुल के 12, तिलवक के 16, स्नुही के 20, सप्तला शंखनी के 39 को एकोन चत्वारिंशत् कहते हैं संस्कृत में, ठीक है। और दंती द्रवंती के हैं 48। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट श्लोक पर। पांचवा श्लोक जो विरेचन के आश्रय कितने होते हैं? विरेचन के आश्रय होते हैं हमारे पास, विरेचन के आश्रय होते हैं हमारे पास 6। कौन कौन से? शीर, मूल, त्वक, पत्र, पुष्प एवं फल। इसमें 5 चीज़ें आपको याद रखनी है। मूल, त्वक, पत्र, पुष्प, फल, ये कॉमन है। अगर इसमें आप शीर ऐड करते हैं, ये बन जाता है आपका षड विरेचन आश्रय। और इसमें आप ऐड करते हैं कंद और निर्यास को, ठीक है, निक्की को ऐड करते हैं, ठीक है, निक्की को ऐड करते हैं तो वो बन जाता है आपका शिरो विरेचन। इसमें इसको आपको नाक भी याद रख सकते हो, क्योंकि शिरो विरेचन मतलब सर में नाक होती है, यहाँ पे फेस पे नाक होती है। तो न से आप निर्यास याद कर सकते हो, क से कंद याद कर सकते हो। इसका रेफरेंस क्या है? चरक विमान 8 का 1 श्लोक। फिर है कि योनि कषाय योनि होती है हमारी 5। कौन कौन सी? मधुर कषायो हो, अम्ल कषाय, कटु कषायस, तिक्त कषाय, कषाय कषायश्चेति तंत्रे संज्ञा। इसका अर्थ क्या है कि यहाँ पे लवण रस नहीं है, लवण रस को छोड़ के बाकी जो रस है वो सभी कषाय हैं। फिर आता है हमारा पंचविध कषाय कल्पना, ठीक है। तो कषाय कल्पना कितनी हमारी? 5। कौन कौन सी? स्वरस, कल्क, श्रित, शीत, फांट, कषाय इति। अब इनकी नॉर्मल डोज कितनी होनी चाहिए? मान लीजिए अगर आपको स्वरस देना है तो स्वरस कितना देना चाहिए? 2 तोला, कल्क 1 तोला, श्रित 8 तोला, शीत 8 तोला, फांट 8 तोला। एक बात का ध्यान रखिएगा कि एक पल होता है आपका 8 तोला। अगर इसको आप पल में कन्वर्ट करें तो 2 तोला कितने होंगे आपके?
आधा पल। 8 तोला कितना होगा आपका? 2 पल, 2 पल, 1/4 पल। ठीक है। कषाय कल्पना की बात की जाए तो इसका सबसे पहले वर्णन चरक में ही आया है और इन्होंने इसकी संख्या 5 ही मानी है। इसका विस्तार में वर्णन अगर आप देखना चाहें तो आप शार्ंगधर में इसका विस्तार का वर्णन पाएंगे, जिसकी संख्या उन्होंने भी 5 ही मानी है। सुश्रुत ने जबकि इसकी संख्या 6 मानी है, उन्होंने इसमें शीर ऐड किया है, और काश्यप ने चूर्ण और अभिशव को ऐड कर कर इसे 7 माना है। अभिशव का अर्थात संधान कल्पना होती है, जैसे आपके आसव एवं अरिष्ट। कुछ बातें ध्यान रखने योग्य। पुटपाक, अवलेह, आसा, अरिष्ट, इनकी मात्रा है 1 पल। क्वाथ, हिम, फांट, प्रमथ्या एवं मंथ, इनकी मात्रा है 2 पल। और कल्क, चूर्ण, वटी, इनकी मात्रा हमें लेनी चाहिए 1 कर्ष। कर्ष को तोला भी कहा जाता है, अक्ष भी कहा जाता है, इसलिए आप इसे 1 कर्ष, 1 तोला, 1 अक्ष भी कह सकते हैं। अब मैंने आपसे ऊपर याद रखने के लिए कुछ कहा था, जिसमें था आपका शब्दों का अर्थ। तो आश्रय क्या होते हैं? जैसे हमारे पास कितने आश्रय हैं? 6 आश्रय हैं। शीर, मूल, त्वक, पत्र, पुष्प, फल। तो पार्ट मोस्ट यूज्ड फॉर विरेचन, ठीक है। तो वो भाग, कौन सा भाग? मतलब मूल, त्वक, पत्र। एक एग्जाम्पल के तौर पर नीम का, तो इसमें हम नीम का अगर मान लीजिए हमने पत्र इस्तेमाल किया, तो वो पत्र आपका क्या हो जाएगा? आश्रय। ठीक है। फिर आता है कषाय। कषाय मतलब आपका रॉ ड्रग। कौन सा वाला रॉ ड्रग? ये आपका नीम जो है वो कौन से कैसे रस का होता है? तिक्त रस का होता है। वो आ जाएगा आपका तिक्त कषाय में। ठीक है। फिर कषाय कल्पना। अब वो आप उस पत्ते को ऐसे तो नहीं खा सकते, किसी ना किसी फॉर्म में तो खाना ही पड़ेगा। डायरेक्ट पत्ता पेट में तो जाएगा नहीं। आप सोच रहे होगे चबा के खा लेंगे। फिर भाई साहब, जब आप चबा के खाओगे तो दांतों तले उसे चबाओगे, उसमें सलाइवा मिक्स होगा, वो तो आपका कल्क बन गया। तो डायरेक्ट तो आप तब भी नहीं लेके गए। तो इस माध्यम से आपको कोई एक कल्पना इस्तेमाल करनी पड़ती है उसे रोगी को या फिर किसी पर्सन को खिलाने के लिए। तो कल्पना यही है, स्वरस, कल्क, श्रित। जैसे अगर आप नीम का पत्ता है तो उसको कूट लो और उसका निचोड़ कर उसका स्वरस निकाल लो, थोड़ा सा पानी डाल के सिलवट्टे पे घिस लो, कल्क बन जाएगा। काढ़ा बना लो, गर्म पानी में डुबो के उसका फांड बना लो, रात को भिगो के उसका शीत बना लो। तो ये इसकी डिफरेंट प्रकार हैं उसे लेने के। आई होप अब आपको आश्रय, कषाय एवं कषाय कल्पना समझ आ गई होगी। फिर आता है फिर आता है हमारा स्वरस। स्वरस के लिए जो श्लोक कहा गया है वो है यंत्र निष्पीड़िताद द्रव्याद रसः स्वरस उच्यते। यंत्र के द्वारा जिसको निष्पीड़ित मतलब करके उस द्रव्य का रस निकाल लेते हैं, उस रस को कहते हैं स्वरस। इसमें प्रक्षेप की मात्रा, जो आप अगर किसी स्वरस में अगर आप कोई प्रक्षेप ढालते हैं तो वो होती है आपकी 1। से क्या समझते हैं? प्रक्षेप से आप ये समझते हैं कि जब कोई चीज़ आप खाने जा रहे हो या फिर कोई चीज़ आपने बनाई, उसके ऊपर से जो आप उसमें डालोगे वो प्रक्षेप हो गया। एग्जाम्पल के तौर पर आपने च्यवनप्राश बनाया होगा दूसरे साल में, जब च्यवनप्राश रेडी हो जाता है तो लास्ट में उसमें जाते हैं, तब जाके वो च्यवनप्राश रेडी होता है। जो हमने उस पूरा हलवा बनने के बाद जो पाउडर ऊपर से डाले, वो आपका आ गया प्रक्षेप द्रव्य। दूसरा सिंपल भाषा में अगर आप सब्जी बनाते हैं, सब्जी के ऊपर धनिया पत्ता डालते हैं तो धनिया पत्ता हो गया आपका प्रक्षेप द्रव्य। तो ये होता है आपका प्रक्षेप द्रव्य। आई होप आपको प्रक्षेप द्रव्य समझ में आ गया हो। दूसरा आता है कल्क। कल्क क्या है? ये श्लोक इसलिए अंडरलाइन कर रखे हैं क्योंकि इस श्लोक के माध्यम से पूछा जाता है कि मतलब यंत्र निष्पीड़िताद द्रव्याद रस क्या कहलाता है, फिल इन द ब्लैंक्स में आ सकता है। तो ये आपका कहलाएगा स्वरस। और यह पिंडो रस पिष्टानाम सह डैश परिकीर्तितः, तो ये होगा आपका कल्क। कल्क की बात की जाए तो अगर आप उसमें कोई जो आपका द्रव्य है उसमें कुछ लिक्विड पदार्थ डालकर उसे सिलवट्टे पे या फिर किसी चीज़ पे घिस लेते हैं तो वो आपका बन जाता है कल्क। कल्क में जो प्रक्षेप द्रव्य है उसके लिए कुछ कहा गया है। उसके लिए कहा गया है कल्के मधु घृतम तेलम देयम द्विगुण मात्रायाः शीताः गुड़ो समो दद्यात् द्रवादेयश्च चतुर्गुणाः। ये कहते हैं अगर आप कल्क में मधु, घृत एवं तेल का प्रयोग करते हैं तो उसे द्विगुण मात्रा में प्रयोग करना है, मतलब डबल। सीता अर्थात आपकी चीनी, शर्करा, अगर आप इसका प्रयोग करते हैं और गुड़ का प्रयोग करते हैं तो ये आप डालेंगे समभाग में।
अगर आप डालते हैं किसी द्रव पदार्थ को, जैसे दूध आदि, तो ये आप कितना डालेंगे, ये आप डालेंगे 4 गुना। ठीक है, फिर आते हैं हम क्वाथ के ऊपर। वनहु तु क्वथितम द्रव्यम शुतम आहुष चिकित्सकाः। मतलब उस ड्रग में अगर आप पानी डालकर उसे उबालते हैं अग्नि पर, तो वो आपका क्वाथ कहलाता है। जैसे हम नॉर्मली दशमूल का क्वाथ पीने के लिए बनाने की विधि बताते हैं कि आपको पानी लेना है, उसे उबालना है, जब वो 1/4 रह जाए तब उसे छान लेना है। तो उसको आपने उबाला, कितना उबाला कि वो 1/4 रह जाएगा, इसको आपने क्या कहा, क्वाथ कहा। ठीक है, क्वाथ के लिए प्रक्षेप द्रव्य के लिए कुछ आया है। क्या आया है वो यहाँ पे हम देख लेते हैं। क्वाथ के लिए आया है कि क्वाथ में अगर प्रक्षेप द्रव्य की मात्रा कितनी होनी चाहिए, लिए 1/4 होनी चाहिए। ठीक है, पित्त के लिए 1/8 और कफ रोगों के लिए 1/16। ठीक है, और ऐसे ही ये चीनी और सिक्ता भाग के लिए कितनी होनी चाहिए, वात के लिए ये हो पढ़ लिया हमने। ये वात के लिए 1/4, पित्त के लिए 1/8 और कफ के लिए 1/16। अगर आपको मधु मिलाना है क्वाथ में, तो उसको वात के लिए 1/16, पित्त के लिए आपको मिलाना है 1/8 और कफ के लिए मिलाना है 1/4। तो अब हम ये देख लेंगे कि यहाँ पे क्वाथ, हिम और फांट, ये दोनों क्वाथ और हिम फांट के लिए हैं कि अगर आप इसमें कोई शुष्क द्रव्य मिलाना चाहें, ठीक है, तो उसकी मात्रा कितनी होगी, 1 क्षाण। 1 क्षाण होता है आपका 3 ग्राम, 1/4 तोला। तो ये शुष्क द्रव्य कैसे, जीरा, गुगुल, क्षार, लवण, शिलाजीत, हिंग एवं त्रिकटु। इसमें शिलाजीत थोड़ा अपवाद है, शिलाजीत क्योंकि लिक्विड फॉर्म में आता है थोड़ा, तो इसको थोड़ा सा याद रखिएगा। ठीक है, अगर आपको कोई आर्द्र द्रव्य मिलाना है प्रक्षेप के तौर पर, ठीक है, किसमें, क्वाथ और हिमफांट में, तो उसकी मात्रा होगी 1 कर्ष। ठीक है, जैसे आपका घृत, तेल, दूध, गुड़, गोमूत्र या फिर और कोई द्रव्य। ठीक है, इसमें आपको जो ध्यान रखना है वो रखना है गुड़ का, क्योंकि गुड़ नॉर्मली हम लिक्विड फॉर्म में नहीं लेते। तो बस ये 2 अपवाद हैं, शिलाजीत बात में ध्यान रखें। इन दोनों को छोड़ के अगर कोई भी अगर आपको शुष्क द्रव्य मिले तो उसकी मात्रा आप लगाएंगे 1 क्षाण, 1/4 तोला, और आद्य द्रव्य की प्रक्षेप मात्रा लगाएंगे 1 कर्ष अर्थात 1 तोला, किसमें, क्वाथ और फांट के लिए। अब आते हैं हम अपने अगले श्लोक पर। ये है हमारा हिम के लिए। द्रव्याद उपतितातोय प्रतप्ते निशि संस्थितात्। ये कहता है कि मतलब रात को आपको पानी में भिगो के रखना है और सुबह उठ के उसको उसी पानी में मसलना है और उस पानी को छान के पी लेना है। रात को मतलब कितनी देर, 12 घंटे। ठीक है, ये किसका है, आपका शीत का है। ठीक है, ये इसका आगे कंटिन्यू श्लोक है। कषायो यो निर्याति सह शीतः समुद्दाहात। और इसमें पानी कितना डालना है, मतलब रात को आपने भिगोना है, कितनी देर भिगोना है, 12 घंटे भिगोना है। पर आपको पानी कितना लेना है, आपको अपने द्रव्य से 6 गुना ज़्यादा पानी लेना है। ठीक है, फिर आता है फांट की बात। फांट के लिए आया है क्षिप्त क्षिप्तोष्णतोय मृदितम तत्फांटम परिकीर्तितम। तो फांट में आपको कितना, फांट आपसे क्या समझते हैं कि आपको पानी को उबालना है, पानी को उबाल के थोड़ा सा ठंडा कर दीजिए 10-20 डिग्री, जब वो थोड़ा सा कम हो जाए तो आप उसमें जी, जब उसके सारे में आ जाएंगे लगभग, जब वो मतलब वो पीने योग्य हो जाएगा, तब वो आपका कहलाएगा फांट। फांट में कितना गुना पानी डालना है, फांट में आपका गुना पानी डालना है 4 गुना पानी। ठीक है, हाँ, फिर हमारा आता है नेक्स्ट श्लोक। ये कहता है तेषां यथा पूर्वं बलाधिक्यम, तेषां यथा पूर्वं बलाधिक्यम अतः कषायकल्पनाः व्याधि आतुर्बलापेक्षिणीः न तु एवं खलु सर्वाणि सर्वत्र उपयोगानि योगिनी भवन्ति। अब ये क्या कहता है, ये कहता है कि जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ जाओगे वो बलवान होता है, अर्थात कि जैसे स्वरस, कल्क, श्रित, श्रितफांट, ये चरक ने बताए हैं, तो ज़्यादा बलवान है और फांट सबसे कम। ठीक है, ऐसे सुश्रुत क्या कहते हैं, सुश्रुत कहते, सुश्रुत ने शीर को ऐड कर रखा है। हाँ, तो सुश्रुत ने बताया है कि उत्तरोत्तर लघु, मतलब जो सबसे नीचे होगा वो लघु होगा, तो मतलब फांट क्या हुआ, सबसे लघु।
और शीर कौन सा हुआ, सबसे गुरु। ठीक है, ऐसे वाग्भट ने किस नाम से बोला है, उसने भी सेम ऐसे बोला है, पूर्व पूर्व बलादिज्ञ, लगभग चरक जैसे है। इसने रस बोला है, रस कल का शीत शीत फांट, इसने बोला है रस सबसे बलवान होता है। ठीक है, ये हमारा इंट्रो पोर्शन खत्म होता है। अब हम आते हैं अपने 50 महाकषाय के ऊपर। ठीक है, तो 50 जो यहाँ पे महाकषाय हैं उनके लिए आप कि मतलब जो ई वाले हैं, जैसे आपका जीवनी है, बृहणी है, ये कितने हैं आपके, 6। ठीक है, एक मिनट, ये हैं आपके 6। ये वाले कितने हैं, 4। घन वाले कितने हैं, 6। न वाले कितने हैं, 4। पग वाले 7। निग्रहण वाले 3। ई वापस ई है, ये कौन से ये वाले हैं, ये वाले हैं। जैसे मूत्र विरेजनी है, मूत्र संग्रहणी है, ये संग्रहणी है और विरेजनीय वाले ई हैं। ठीक है, ये कितने होते हैं आपके, 5। हर वाले कितने होते हैं, जैसे आपका वो है कार, ये हैं 5। और प्रशमन वाले जैसे सूल प्रशमन आदि, ये हैं आपके 5। कैसे याद करेंगे, 64 64 73 555। ठीक है, 64 64 64 64 73 555। तो चलिए अब आते हैं सबसे पहले वाले पे, कि जो हमारा सबसे पहला वाला जो वर्ग है, इसमें क्या कौन कौन से हैं, जो हमारे चाहिए, जीवनीय, बृहणीय, लेखनीय, भेदनीय, संधानीय, दीपनीय। ठीक है, इसमें जो मैंने ये अंडरलाइन कर रखे हैं ना, इसके आपको ना सारे के सारे जो ड्रग हैं वो याद करने हैं। ठीक है, अब जो भी आपको अंडरलाइन इन 10 में मिलेगा 50 महाकषाय के, वो आपको सारे के सारे ड्रग याद करने हैं। इससे पहले एक चीज़ मैं जो बताना चाहूँगा वो ये, कि जो चरक ने जो महाकषाय का वर्णन है ना, ये इसका कर्म पर आधारित है। ठीक है, और सुश्रुत का जो गण वाला वर्ग है, ठीक है, वो उस गण के प्रथम द्रव्य पर आधारित है। जो चरक का महाकषाय है, इसमें फिक्स्ड है कि हर एक उसमें 10 ड्रग मिलते हैं। ठीक है, पर जो सुश्रुत का गण है उसमें फिक्स्ड नहीं है। और जो चरक का महाकषाय है, ये नॉर्मली आपको मोर यूज़फुल होता है अप्लाई करने के लिए। ठीक है, अगर आपको सुश्रुत का गण अप्लाई करना है तो वो थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है आपको अप्लाई करने के लिए, उसको वो बहुत विद्वान लोग ही उसे अप्लाई करें तो ज़्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। ठीक है, ये दोनों में डिफरेंस है आपके चरक और सुश्रुत के, उसके महाकषाय और सुश्रुत के गण के बीच में। ठीक है, तो अब हम कहाँ थे, यहाँ पे। तो जीवनीय एवं बृहणीय, ठीक है, इसके सारे याद करने हैं। दीपनीय के सारे याद करने हैं। हृदय के सारे याद करने हैं। स्तन्य जनन के सारे याद करने हैं। शुक्र जनन के सारे याद करने हैं। फिर मूत्र संग्रहणीय के सारे याद करने हैं। मूत्र विरेचनीय के सारे याद करने हैं। शोथ हर ज्वर हर सारे याद करने हैं। ठीक है, शूल प्रशमन आपको सारे याद करने हैं। प्रजा स्थापन आपको सारे याद करने हैं। तो सबसे पहले अब हम आते हैं जीवनीय के ऊपर। तो जीवनी के लिए कहा गया है, जीवक ऋषिपक मेधा महामेधा, ये आपको सारे ड्रग याद करने हैं। देखो पूरे अंडरलाइन है ना, तो आपको ये सारे ड्रग याद कर रहे हैं। तो इसके लिए कहा गया है, जीवक ऋषिपक मेधा महामेधा काकोली शिर काकोली मुदपर्णी माशपर्णी जीवंती मधुकम इति दशेमानी जीवन्यानि भवंती। इसमें आपको अष्टवर्ग में से 6 द्रव्य आपको मिलते हैं। ठीक है, इसमें शुक्र जनन जो आप आगे पढ़ेंगे, और इसमें 7 ड्रग कॉमन है। ठीक है, और इसने भाव प्रकाश ने इस वर्ग में 8 वर्ग कॉमन माने हैं, और साथ में इन्होंने जीवंती की जगह भाव प्रकाश ने रिद्धि को माना है, और मुलेठी की जगह सिद्धि को माना है। ठीक है, तो भाव प्रकाश ने भी 10 ड्रग बताए हैं इसमें जीवनीय में, पर उसने 8 वर्ग तो कॉमन बताए हैं, और 2 ड्रग उसने एक्स्ट्रा बताए हैं, रिद्धि और सिद्धि। किसके स्थान पर, जीवंती और मुलेठी के स्थान पर। नेक्स्ट है हमारा बृहणीय महाकषाय। इसमें है शीर्णी, राजवक्षक, अश्वगंधा, काकोली, शीर काकोली, वाट्यायनी, भद्रोदनी, भारद्वाजी, पैशा, अश्वगंधा इति दशेमानी बृहणीयानि भवंती। बृहण से आप क्या समझते हैं, जो आपका पोषण करें।
ठीक है। तो बृहणीयानाम आपने सुना होगा, मासम, इसमें कुछ चीज़ लिख लीजिए, मासम बृहणीयानाम। ठीक है, ऐसे आपको एक चीज़ और मिलेगी, विद्या बृहणीयानाम। ठीक है, जो मुस्त है, एक सेकंड। फिर हमारा अगला है लेखनीय। लेखनीय में आपका आता है मुस्त। तो ये जो मुस्त है इसको करोड़ कशेरुक भी कहा जाता है। करोड़ का अर्थ होता है वराह, अर्थात आपका सुअर। तो उसे क्या किया जाता है, इसलिए इसको करोड़ कशेरुक बोलते हैं, क्योंकि पिग को, सुअर को मुस्तक का कंद खिलाया जाता है ताकि वो हेल्दी रहे, इसलिए उसे करोड़, मुस्त को करोड़ कशेरुक भी कहा जाता है। अगला हमारा आता है भेदनीय महाकषाय। तो भेदनीय में आपका आता है सुबह अर्क उरुम्बक, सुबह अर्क उरुम्बक। ठीक है, इसमें इसको याद रखिएगा। ठीक है, सुबह को सुबह क्यों कहा जाता है? सुबह को सुबह इसलिए कहा, सुबह अर्थात निशोतम, अर्थात त्रिवृतम। इसको सर्वानुभूति भी कहते हैं। ठीक है, सुबह को सुबह, निशोत, त्रिवृत या फिर सर्वानुभूति भी कहा जाता है, क्योंकि इसे खाने से सुबह सुखपूर्वक मल का त्याग करता है, इसलिए इसको सुबह कहा जाता है। और त्रिवृत के लिए कहा भी गया है, त्रिवृताम सुख विरेचना नाम। ठीक है, फिर नेक्स्ट आपका आता है संधानीय। संधानीय में आपका आता है मधुक। ठीक है, फिर नेक्स्ट आपका आता है दीपनीय। दीपनीय आपको सारे गण याद रखने हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। दीप में आता है आपका पीपली, पीपली मूल, चव, चित्रक, श्रृंगवेर, अम्लवेतस, मरीच, अजमोदा, भल्लातक अस्ति, हिंगुनी, यास इति दशमानि दीपनीयानि भवन्ति इति षष्ठकः कषाय वर्गः। ऐसे यहाँ पे आपके दो होते हैं, दीपनीय एवं शूल प्रशमन। उस दीपनीय कैसे याद करना है आपको? षड उष्ण। षड उष्ण में आपके क्या क्या आते हैं? पीपली, पीपली मूल, चव्य, चित्रक, मरीच एवं सूंठ अर्थात शुंठी। दोबारा बता देता हूँ, षड उष्ण में क्या आते हैं? पीपली, मरीच, चव्य, चित्रक, मरीच एवं शुंठी। उसके साथ में आप क्या याद करेंगे? बाहा, भल्लातक, अजमोदा, अम्लवेदस और हिंगू। मोस्टली तो इन दोनों में क्या कॉमन है? षडुष्ण और अजमोदा कॉमन है, 3 एक्स्ट्रा हैं। ठीक है, ऐसे सूर्य प्रश्न में षडुष्ण आता है और साथ में क्या आता है? गा, मतलब गंडीर, अजगंधा, अजमोदा और अजाजी। नेक्स्ट हमारा आता है नेक्स्ट हमारा आता है, इसमें अश्वगंधा याद रखेंगे, इसमें अश्वगंधा याद रखेंगे। ठीक है, फिर हमारा उसका नेक्स्ट आता है ये बल्य, फिर आता है वर्णानी, वर्ण वाला, इसमें आप याद रखेंगे, एक मिनट। दीपन में एक बात और आप याद रखेंगे कि घृत श्रेष्ठ होता है, ठीक है, दीपन के लिए। ठीक है, फिर आपका आता है बल्य। बल्य में आपने मैंने जैसे कहा अश्वगंधा को आपको याद रखना। बल्य और बृहणीय में, ठीक है, आपके 2 कॉमन हैं, पेयस्या और अश्वगंधा। बल्य महाकषाय और बृहणीय महाकषाय में 2 कॉमन है, पेयस्या और अश्वगंधा। ठीक है, फिर आता है आपका वर्ण्य महाकषाय। वर्ण्य महाकषाय में खदीर, नॉर्मली खदीर जो आपका होता है कुष्ठ के लिए होता है, ठीक है, आपकी त्वक विकारों के लिए होता है, पर ये यहाँ पे अभी नहीं है। ठीक है, जो यहाँ पे ये है सीतालता, ये एक दुर्वा का भेद है। ये सीतालता क्या है? आपका दुर्वा का भेद। बाकी आप इसमें चंदन, मधुक और ये सीतालता याद रखेंगे, और ये याद रखेंगे कि खदीर नहीं है। फिर आपका आता है कंठे। कंठे में आप याद रखेंगे सारीफा को। फिर आपका आता है हृदय महाकषाय। हृदय महाकषाय में आपको सारे ड्रग याद रखने हैं, और इसमें ये याद रखना है कि इसमें अर्जुन नहीं है। इसमें कौन कौन से हैं? आम्र, आम्रतक, लकुच, मर्द, वृक्षाम्ल, अम्लवेतस, कुबल, मदर, दाड़िम, मातुलुंग, नीति, दशमानि हृदयानि भवन्ति इति
चतुष्कः कषाय वर्गः, और इसमें क्या नहीं है, अर्जुन नहीं है, और इसके सारे ड्रग आपको याद रखने हैं। फिर आपका इसमें और कुछ इम्पोर्टेंट नहीं, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है तृप्तिगन महाकषाय। तृप्तिगन महाकषाय में आप ध्यान रखेंगे कि इसमें त्रिमद और पंचकोल आता है, ठीक है। त्रिमद में आपका क्या आता है, नागर, चव्य, चित्रक, और पंचकोल में से इसमें पीपली नहीं है। फिर आपका आता है अशोघ्न। अशोघ्न के लिए यहाँ पे आपको याद रखना है कि भल्ला तक नहीं है, और कौन सा द्रव्य है यहाँ पे, कुटज, ठीक है। इसमें एक बात यहाँ पे आप साथ में लिख लीजिएगा कि सुश्रुत और अष्टांग हृदय ने सुश्रुत एवं अष्टांग हृदय ने शुष्क आर्ष में भल्लातक को बेस्ट ड्रग माना है। सुश्रुत और अष्टांग हृदय ने शुष्क अर्श में भल्लातक को बेस्ट ड्रग माना है, और कुटज को आर्द्र अर्श में बेस्ट ड्रग माना है, ठीक है। ये सुश्रुत और अष्टांग हृदय की बात है। फिर हमारा आता है कुष्ठग्न महाकषाय, ठीक है। इसमें आप याद रखेंगे खदिर, हरिद्रा, आरगवत एवं विड़ंग। फिर आता है हमारा कंडुग्न, इसमें आप याद रखेंगे, इसमें आप याद रखेंगे चंदन, नक्तमाल और दारू हरिद्रा। देखिए जो महाकषाय है ना, ये लगभग सारी याद होती नहीं है, तो इनको लास्ट के लिए रखना, जब आपका सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाए तब इन्हें सारे इंपॉर्टेंट बताए हैं, बस इन्हें बस 1-2 बार पढ़ लेना, क्योंकि इतने याद करना 50 महाकषाय एक साथ थोड़ा मुश्किल हो जाते हैं। तो जो मैंने 10 बताए हैं एटलीस्ट पूरे के पूरे, वो याद कर लेना, डेली एक बार बस रीड कर लेना, याद करने की ज़रूरत नहीं है। फिर आता है आपका कृमिघ्न महाकषाय। तो कृमिघ्न में आपका आ जाएगा अक्षी, मरीच और ये विड़ंग, ठीक है। फिर आपका नेक्स्ट आता है विषग्नानी, विषग्न महाकषाय। इसमें आता है आपका हरिद्रा, सुबहा, पालंदी, सीरियस, सिंधुवार, श्लेष्मातक। तो इसमें आपको क्या याद रखना है कि ये जो सुबह और पालंदी है ना, ये निषोध के 2 भेद हैं, ठीक है। सुबह मैंने आपको बताया, सुबह इसको एस क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसको खाने से सुबह सुबह सुखपूर्वक मल का त्याग हो जाता है, ठीक है। तो ये निषोध के 2 भेद हैं, तो कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि किस महाकषाय में निषोध के दोनों भेदों का वर्णन मिलता है, तो आपको आंसर लगाना है विषग्न महाकषाय। फिर आपका आता है स्तन्य जनन महाकषाय। स्तन्य जनन महाकषाय में आपको ये याद रखना है कि मतलब इसके साइड ड्रग याद रखने हैं, वीरण, शाली चावल, शाठी चावल, इक्षु बालिका, दर्भ, कुश, काश, गुंद्रा, इतकट, कित्रेण, इन सबको याद रखना है। इसमें एक बात और ध्यान रखनी है कि इसमें तीर्ण पंचमूल की सारी ड्रग प्रेजेंट हैं, ठीक है। स्तन्य जनन में तीर्ण पंचमूल के सारी ड्रग प्रेजेंट हैं, और इसमें वो शीत, ठीक है। इसमें एक बात और आप ध्यान रखेंगे कि सुश्रुत ने काकोल्यादि गण को स्तन्य जनन और विदारी कंद को स्तन्य वृद्धिकर माना है। दोबारा से बोल देता हूँ कि सुश्रुत ने काकोल्यादि गण को स्तन्य जनन और विदारी कंद को स्तन्य वृद्धिकर माना है। इसका रेफरेंस है सुश्रुत सूत्र 38 का 46 श्लोक, ठीक है। फिर आपका आता है शुक्र जनन। इससे पहले आपका स्तन्य शोधन हो गया। स्तन्य शोधन में आप क्रातिक को याद रखेंगे, ठीक है। शुक्र जनन में आपको सारे ड्रग याद रखने हैं, ठीक है। इसमें जीवक, ऋषिवक, काकोली, शीर काकोली, वन मूंग, वन उड़द, मेदा, वृद्रुहा, जटिला, कुलिंग, ये सारे आपको ड्रग इसमें याद रखने हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट आपका आता है शुक्र शोधन। शुक्र शोधन की बात की जाए तो शुक्र शोधन में आपका आता है कुष्ठ, समुद्र फेन, कदम्ब, निर्यास, ये आपको याद रखने हैं। इसमें आप जो कुष्ठ है ना, इसके बारे में साथ में लिख लीजिएगा कि जो कुष्ठ है वो शुक्र शोधन जो कि यहाँ पे है, साथ में लिखनीय में भी आता है, लिखनीय महाकषाय में भी आता है। तो इन दोनों में आपको कुष्ठ देखने को मिलेगा। फिर आपका नेक्स्ट आता है श्वेतोपग महाकषाय। श्वेतोपग महाकषाय में आपको वृश्चिक, पुनर्नवा को हाईलाइट कर लीजिएगा। फिर आता है आपको वमनोपग। वमनोपग में आपको
कोविदार और कर्बूदार को याद रखना है। ठीक है, इसमें और कुछ इम्पोर्टेंट, इसमें जो ये पृथक पुष्पा है, ये जो पृथक पुष्पा है ये आपका शिरोविरेचनों पग में भी मिलता है। ठीक है, पृथक पुष्पा इस आपका अपर मार्ग चक्रपाणी के अकॉर्डिंग। फिर आपका आता है विरेचनोपग महाकषाय। विरेचनोपग महाकषाय में आपको द्राक्षा, काश्मीर, परुषक, कुवल, बदर और करकंदू को याद रखना है। फिर आपका आता है एक सेकेंड, फिर आपका आता है आस्थापन पगनानी भवंती। इसमें आस्थापन के लिए आपको क्या याद रखना है, बिल्व और मदन फल। ठीक है, फिर आपका आता है छर्दी निग्रहण। तो छर्दी निग्रहण में आपको क्या याद रखना है कि छर्दी निग्रहण में आपको याद रखना है जम्बू, आम्रपल्लव और मृलाजा। ठीक है, ये जो लाजा है ना, इसका मतलब होता है मृत्तिका। मृत्तिका और लाजा ये आपकी मिट्टी के पर्याय हैं। ठीक है, तो ये मृत्तिका है, ये आपका छर्दी निग्रहण में आता है, जैसे आपको पता है। ऐसे आपका होता है मृष्ट मृत्तिका अर्थात भुनी हुई मिट्टी, तो ये किस में आएगा, ये पुरुष विरजनीय में आएगा। और ऐसे आता है आपका मृत कपाल। मृत कपाल मतलब मटके का टुकड़ा। ठीक है, ये किस में आएगा, शोणित स्थापन महाकषाय में आएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट हमारा आता है तृष्णा निग्रहण। तृष्णा निग्रहण में इंपॉर्टेंट क्या है, गुडुचि। और इसमें ये ध्यान रखना कि षडंग पानीय जो होता है उसमें से उशीर यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है। षडंग पानीय आपका क्या होता है, मुस्त, परपट, उशीर, लिखा था मैंने, षडंग पानीय आपका होता है मुस्त, परपट, उशीर, चंदन, उदिच्य एवं नागर। दोबारा बोल देता हूँ, षडंग पानीय आपका क्या होता है, मुस्त, परपट, उशीर, चंदन एवं उदिच्य एवं नागर। फिर आपका आता है हिक्का निग्रहण। हिक्का निग्रहण में आपका इंपॉर्टेंट है षट्टी, पश्क और मूल। फिर आता है पुरुष संग्रहणीय, इसमें आपका आता है पद्म केसर। फिर आता है आपका पुरुष विरजनीय, इसमें ये आगे भ्रष्ट मृत्तिका। ये आपका दोबारा जो हमने ऊपर पढ़ा था, भ्रष्ट मृत्तिका किस में आएगा, पुरुष विरजनीय में आएगा। ठीक है, फिर आता है मूत्र संग्रहणीय। मूत्र संग्रहणीय आपको सारी याद करनी है। इसमें आपका जो मेन है वो आ जाता है आपका, मेन नहीं है। ठीक है इसका, ठीक है। फिर आपका इसमें एक मिनट रुक जाओ, कहाँ पहुँच गया, मूत्र संग्रहणीय। मूत्र संग्रहणीय आपको सारी याद करने हैं। ठीक है, इसमें आपको छोड़ नहीं सकते। इसमें अगर आप देखा जाए तो जो मूत्र संग्रहणीय प्रेजेंट, वो कैसे प्रेजेंट है, इसमें पंचवल्कल है। ठीक है, 5 हैं। ठीक है, पंचवल्कल है प्लस जामुन, आम्र प्लस अश्वंतक प्लस भल्लातक प्लस सोमवल्लक। ठीक है, पंचवल्लक होते हैं इसमें, प्लस 5 अलग कौन से होते हैं, जामुन, आम्र, अश्वंतक, भल्लातक एवं सोमवल्लक। आपने चरक सिद्धि स्थान में पढ़ा होगा, मूत्र दोष मिलते हैं। चरक सिद्धि में मूत्र दोष मिलते हैं, जिसमें जो मूत्र का वर्ण होता है वो पित्त या रक्त वर्ण का बताया गया है, क्योंकि पित्त की वृद्धि हो जाती है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर शीत द्रव्यों का प्रयोग किया गया है। फिर आता है मूत्र विरंजनीय। मूत्र विरंजनीय आपको सारे याद करने हैं। ठीक है, इसमें इम्पॉर्टेंट क्या है मूत्र विरंजनीय में, कि ये पद्म, उत्पल, नलद, कुमुद, सौगंधिक, पुंडरीक, शत, यहाँ तक ये सारे ना लोटस टाइप्स हैं, मतलब कमल के भेद हैं। ठीक है, और ये शीत होते हैं, और इसी के लिए जो मैं आपसे कह रहा हूँ कि जो चरक सिद्धि में आपने पढ़ा है जो मूत्र दोष, उसमें मूत्र का जो वर्ण होता है वो पित्त या रक्त वर्ण का होता है, पित्त वृद्धि के लिए। इसलिए मूत्र विरेचनीय में कहाँ गया, मूत्र विरेचनीय, ये रहा। मूत्र विरेचनीय में ये नहीं है, ये रहा।
ये पुत्र लिखा है इन्होंने गलती से, ये मूत्र है, ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो मूत्र विरंजनीय में ये हमारे सारे जो ड्रग हैं, ये सारे के जो टाइप्स हैं, और ये आपका धात के पुष्प और ये सब हैं, ये आपके शीतवीर्य होते हैं, ठीक है, तो इसलिए इनको यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है। और मूत्र विरंजनीय का मतलब क्या होता है? मूत्र को उसका स्वाभाविक वर्ण प्रदान करना। मूत्र विरंजनीय मतलब मूत्र को उसका स्वाभाविक वर्ण प्रदान करना। फिर नेक्स्ट आपका आता है मूत्र विरेचनीय। मूत्र विरेचनीय बस एक बार आप ऐसे रीड कर लेना, इसमें भी तृण पंचमूल क्वाथ के सारे ड्रग हैं, बस इक्षुक को। और मूत्र विरेचनीय बस्ती से मूत्र को बाहर निकालने के लिए, ठीक है, जो ड्रग इस्तेमाल होते हैं वो होते हैं मूत्र विरेचनीय। बस्ती से मूत्र को बाहर निकालने के लिए जो ड्रग इस्तेमाल होते हैं वो आते हैं आपके मूत्र विरेचनीय महाकषाय में। और बस्ती को स्वाभाविक वर्ण प्रदान करने के लिए ये आपका आता है मूत्र विरंजनीय में, ठीक है। और चरक सूत्र जब हम 25 पढ़ेंगे उसमें इक्षु को मूत्र के लिए श्रेष्ठ माना गया है, तो वो मूत्र को क्या करता है? मूत्र जनन श्रेष्ठ है, मतलब मूत्र को बनाने वाला होता है वो। फिर आपका आता है कासर एवं स्वासर। कासर और स्वासर में आपको सिर्फ ये ताम्लकी याद रखना है। ताम्लकी आपका मतलब भूम्य आम्लकी, तो भूम्लकी आपका कासर और स्वासर दोनों में आता है, ठीक है। फिर आपका नेक्स्ट आता है शोथर महाकषाय, ठीक है। शोथर महाकषाय में आपको सारे ड्रग याद करने हैं। इसमें आपके सारे दशमूल आ जाता है, लघु पंचमूल प्लस बृहद पंचमूल, ठीक है। फिर आपका आता है ज्वरहर महाकषाय। ज्वरहर महाकषाय में ध्यान रखिएगा कि गुडुचि नहीं है। फिर आपका जो नेक्स्ट आता है वो आता है आपका श्रमहर महाकषाय। श्रमहर महाकषाय में आप द्राक्षा, खजूर, परुषक, इक्षु, यवशिष्टिका ये याद रख लीजिएगा। फिर आता है दाह प्रशमन। दाह प्रशमन में ये आपका शर्करा आता है, ठीक है। शर्करा थोड़ा ध्यान नहीं रहता कि यहाँ भी चीनी जो होती है, शर्करा जो होती है वो दाह का प्रशमन करती है, ठीक है, जो सीता होती है, तो इसलिए इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। शीत प्रशमन में आपका तगर याद रख लीजिएगा, और ये भूतिक याद रख लीजिएगा। एक मिनट। और इसमें ये देख लीजिएगा कि इसमें जो ये है ना, इसमें दाह प्रशमन की हम बात कर रहे हैं। दाह प्रशमन में आपको यहाँ पे गुरुचि दिख रही है, तो अष्टांग संग्रह ने गुरुचि के स्थान पर पद्मक को पढ़ा है, ठीक है। तो अष्टांग संग्रह ने गुरुचि के स्थान पर पद्मक को पढ़ा है दाह प्रशमन के लिए, ठीक है। फिर आपका शीत प्रशमन हो गया आपका। फिर उदर प्रशमन आ जाता है। उदर प्रशमन में आपका तिंदुक, खदीर एवं अर्जुन आ जाएगा। अर्जुन को ना कर्णारी वीर वृक्ष भी कहते हैं। अर्जुन को कर्णारी वीर वृक्ष भी कहते हैं क्योंकि अर्जुन ने कर्ण पर विजय प्राप्त की थी ना, इसलिए। फिर आपका आता है अंग मर्द प्रशमन। इसमें आपका लघु पंचमूल होता है, पर उसमें गोक्षुर नहीं, गोक्षुर को छोड़ के आपका लघु पंचमूल बाकी प्रेजेंट होता है। और प्रश्न। फिर आपका आता है शूल प्रशमन। इसके साइड ड्रग आप याद करेंगे। फिर आपका आता है शोणी स्थापन। इसमें ये मधुक, गैरिक और शर्करा लाजा आप याद करेंगे। फिर आपका आता है वेदना स्थापन। वेदना स्थापन में आप शाल, कटफल, मोचरस और एलवालुक ये आप सारे याद करेंगे। फिर आता है संज्ञा स्थापन। संज्ञा स्थापन में हिंगू को याद करेंगे। फिर आपका आता है प्रजास्थापन। प्रजास्थापन महाकषाय के साइड ड्रग आपको याद करने हैं, ठीक है। प्रजास्थान इसमें शूल प्रशमन के भी आपको साइड ड्रग याद करने हैं, सारे अंडरलाइन है ना, तो उसके भी सारे याद करने हैं। फिर जो प्रजास्थापन है उसके लिए एक मिनट इसको थोड़ा सा बड़ा कर दूँ।
हाँ, तो जो प्रजास्थापन है ना, ये शिशु की किसको देते हैं? शिशु की दीर्घायु करने के लिए देते हैं, ठीक है। मणि धारण करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। गर्भस्राव के वक्त, मणि धारण के वक्त इसका इस्तेमाल किया जाता है। गर्भस्राव के, अगर किसको बार बार गर्भस्राव हो रहा है तब उसमें इन औषधियों का प्रयोग किया जाता है। धात्री का जब स्तनपान कराना हो उससे पहले इसका ड्रग दिया जाता है, और जब बच्चा खीलने लग जाता है तब इस ड्रग का प्रयोग किया जाता है। यह चरित्र शारीर में बताया गया है, ठीक है। इसके साइड ड्रग आपको याद करने हैं। फिर आता है आपका वयस्थापन। वयस्थापन में अमृता, मुक्ता, अतिरसा, मंडूक पर्णी और पुनर्नवा। तो यहाँ पे आपका ये आ जाता है, आपका ये आ जाता है कि यहाँ पे हमने सारे 50 महाकषाय पढ़ लिए हैं, ठीक है। जो वेदना स्थापन कहा गया, जो वेदना स्थापन में ये साल है ना, साल का निराश कहलाता है आपका राल। र आ की मात्रा ल, राल, ठीक है। फिर आपका यहाँ पे हम आगे थे नतरस वाले श्लोक पर। इसमें कुछ है एक्स्ट्रा, नहीं, बस ये कहता है कि विस्तार का कोई अंत नहीं है, इसलिए विस्तार का कोई अंत नहीं है, और अति संक्षेप में किसी वस्तु को कहने से अल्प बुद्धि वाले जो वैद्य होते हैं उनका ज्ञान नहीं होता। इसलिए न ही अधिक संक्षेप से और न ही अधिक विस्तार से इन कषायों को यहाँ पे उपदेश किया है। इतना किया गया है कि जो अल्प बुद्धि वाले जो वैद्य होते हैं उनको चिकित्सा व्यवहार के लिए पर्याप्त है, ठीक है। तो मेनली इसको में आपको ये अल्प बुद्धि वाला याद रखना है कि जो अल्प बुद्धि वाले हैं, तो इसलिए इसको इस हिसाब से बनाया गया है कि अल्प बुद्धि वाले चिकित्सक इसको याद कर सकते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब ये तो बेसिक नीड है, तो मतलब ये तो सबको आने ही चाहिए। जब आप फील्ड में जाते हैं तो तब आपको ये ड्रग्स तो आने ही चाहिए। नेक्स्ट जो ये श्लोक है, एवं वा दिनम भगवंत अग्निवेश उवाच। तो ये ना अग्निवेश ने पूछा है, किससे? ये अग्निवेश की शंका है, ठीक है, भगवान आत्रेय से। तो ये क्योंकि एक शिष्य ने पूछा है अपने गुरु से, तो ये आपका क्या होगा सूत्र? कौन सा सूत्र होगा? शिष्य का सूत्र होगा, ठीक है। उन्होंने सिंपल सा सवाल पूछा कि भगवान आत्रेय से अग्निवेश कहते हैं कि इस प्रकार सॉरी कि इस प्रकार कहने से 500 कषायों की पूर्ति नहीं होती, क्योंकि हर कषाय में वही ड्रग बार बार रिपीट होते हैं। तो इसमें जो भगवान आत्रेय हैं तो वो कहते हैं, एको अपि ही अनेकम संज्ञा लभते कार्यांतराणि कुर्वन् तद्यता, ठीक है। इसका रेफरेंस आ सकता है, तो इसको थोड़ा सा रेफरेंस के माध्यम से देख लीजिएगा। तो आत्रेय इसका क्या आंसर देते हैं? आत्रेय इसका आंसर देते हैं कि जो बुद्धिमान व्यक्ति है उसको इस प्रकार विचार नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक ही पदार्थ भिन्न भिन्न कार्यों को करते हुए अनेक नामों को ग्रहण करता है, इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति को ऐसा प्रश्न नहीं पूछना चाहिए, ठीक है। फिर आता है हमारा 23 श्लोक, ठीक है। ये आपका यही कहता है कि यहाँ पे हमारे 600 विरेचन योगों के बारे में बताया गया है, 6 आश्रय के बारे में हमारे यहाँ पे बताया गया है। ये जो हमारा 24 श्लोक है ये कहता है रसा लवण वज्याश्च कषाय इति संज्ञा, ठीक है। मधुर अम्ल लवण नहीं था, वो बस यही कह रहा है कि यहाँ पे लवण रस वर्जित है, मतलब लवण रस यहाँ पे नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे 5 कषाय योनि के बारे में बताया गया है। फिर नेक्स्ट आते हैं इसमें आपको जो नेक्स्ट है इसमें आपको बस एक ही मंदा नाम, तो इसका मतलब है कि जो अल्प बुद्धि वाले वैद्यों को चिकित्सा के व्यवहार के लिए और बुद्धिमान व्यक्तियों की बुद्धि वृद्धि के लिए यह 50 कषायों का वर्ग उदाहरण स्वरूप यहाँ पे कहा गया है, ठीक है। बस यहीं पे आपका चौथा जो चैप्टर है वो यहाँ पे ख़त्म होता है। आई होप आपको हमारी क्लास अच्छी लगी हो। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी है
अगर आपको कुछ इसमें सजेशन देना चाहें तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। कितनी अच्छी लगी है, क्या लगी है, कुछ सुधार किया जा सकता है, जो कुछ आप चाहें, किस टॉपिक पर और पढ़ना चाहेंगे, उस टॉपिक पर आप हमें कमेंट बॉक्स पर अपने कमेंट दे सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और शेयर करना ना भूलें। ओम धन्वंतरी।